ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रहा है? एक बार ऑनलाइन में भी देख लेते हैं कितने लोग हैं। ठीक है, क्योंकि उधर ऑपरेट करने में क्या होगा, बार बार उधर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको भी और बाकी उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। ओके। हाँ, तो बेटा जो लोग भी ऑनलाइन में है, आप लोग मुझे को होस्ट में जो है चैट रिस्पॉन्स देंगे, तो एक बार जल्दी से चैट रिस्पॉन्स को होस्ट में दे दो। मैं प्रॉपर ऑडिबल हूँ? 16 स्टूडेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं को होस्ट में। मैं अपना रीनेम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर चैट। ओके, चलो ऑडिंग क्लियर है और प्रॉपर में दिखाई दे रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, ऑनलाइन के लिए था। ओके, चलो ग्रेट। तो चलो अभी यहाँ पे आई थिंक बैच 1 से लेके 5 सारी होंगी। ओके, तो पहले तो मुझे बताओ बैच 1 और 2 के कितने स्टूडेंट हैं? चलो, और बाकी रिमेनिंग 3 4 5 है। ओके ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा, जो भी पोर्शन आप लोगों का हुआ होगा, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं किसी इसमें कुछ हुआ है, किसी इसमें कुछ हुआ है, डोंट वरी, टेंशन ना लो। आज हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो दोनों भी बैच में जो कॉमन है वो वाला हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि दोनों भी बैच में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर उसके अलावा आपके जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका भी टेंशन नहीं लेना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर ये तो ठीक है, बट वो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका क्या होगा। ठीक, तो उसका भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, आपको वो सब छोड़ देना है, वो टेंशन आपका नहीं है। ठीक है, वो टेंशन मेरा है, ऑफिस का है, एकेडमी का है। जिसका जो पोर्शन हुआ है, नहीं हुआ है, फॉरगेट अबाउट दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किस चीज़ पे, हमारा अपना बेस्ड जो स्टडी है उस चीज़ पर। फिर वो जो भी है, जो आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पर आप फोकस करो, उस चीज़ को लर्न करो और उस चीज़ पे अपना 100% दो। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक कॉमन टॉपिक हम बॉटनी का स्टार्ट करेंगे। और बॉटनी का जो पोर्शन है उसमें हम लोग सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा जो कंसेप्चुअल जो पोर्शन है, जो जिसमें अच्छा वेटेज है, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और वो चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। ओके, समझ में आ गया कौन सा पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं? बट उस पोर्शन को स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करना चाहूँगा। ठीक है, उस चीज़ पे फोकस कीजिए। ठीक, उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों पे आएंगे। अब देखिए ऑनलाइन में होता ऐसा था कि जो आपकी क्लास हो रही थी, तो उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते थे। ओके, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एफर्ट देके, अब कई लोग लिखते थे कई लोग नहीं लिखते थे। ठीक है, वो चीज़ तो वहाँ पे समझ में नहीं आती थी। बट क्या है बेटा, हमारे हैंड रिटन नोट्स वो हमें हेल्प करते याद रखने में। ठीक है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इसका आवाज़ आ रहा है, कि इसका आवाज़ क्या नहीं आ रहा है? लो, आ रहा है? अभी आया? वॉल्यूम तेज करना पड़ेगा। प्रॉपर पीछे तक के ऑडिंग आ रहा है या वॉल्यूम बढ़ाऊं? बढ़ाना पड़ेगा। देखो बेटा, आवाज़ देना, वहाँ पे भैया होंगे अभी, सर होंगे, किसी को आवाज़ देना, कोई भी वॉल्यूम बढ़ाना बोलना माइक का। ओके, तो अभी देख लेते थोड़ा। तो अभी तक के देखिए हमारा जो कम्युनिकेशन हुआ है वो ऑनलाइन पे हुआ है, वर्चुअल क्लास जो है कम्युनिकेशन हुआ है। तो उसमें तो वैसे आप लोग कुछ लोग मतलब, अब 2 बैच मर्ज हुई, तो आई थिंक बैच 1 और 2 में मेरा अभी तक के इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा वॉल्यूम माइक का बढ़ा दो। यहाँ से फुल है, हाँ, वहाँ से ज़्यादा कर दो, मैं यहाँ से कम कर देता हूँ कि वो अपने हिसाब से एडजस्ट। हाँ, हेलो, और चाहिए? और बढ़ा दो या फिर देखिए एक बार क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, हेलो।
आ रही है अभी आवाज़? तो थोड़ा उसको ऊपर लीजिए, मास्क थोड़ा निकाल लीजिए। ओके, आ रहा है? नहीं आ रहा? हेलो, नहीं आया? किस साइड में है वो पेपर? हेलो, अब आया हो। अभी तक ये गलत कर दी थी कि आवाज आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। हेलो, अब सही है। ठीक, क्योंकि प्रॉपर ऑडिंग होगा तो ही हम हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, ओके, अभी क्लियर है ना? ग्रेट। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा है? रेस्पिरेशन इन प्लांट। लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है, हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में जो भी पोर्शन हम लोग जो स्टडी करेंगे, ठीक है, अब कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, तो ये सब भूल जाओ। कौन किसको जानता किसको नहीं जानता, ये मानिए कि आज से आप लोगों का बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, हम पहले क्या पढ़े वो सब ऑनलाइन था, वो सब भूल जाओ। आज से हमारा फर्स्ट क्लास है। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये मान के चल रहा हूँ कि आप और मैं फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ठीक है, और आप भी अपने माइंड में इसी पॉइंट को बिठा लीजिए कि नहीं, ये हमारा फर्स्ट डे है और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट डे है तो सबसे पहले होती है प्लानिंग, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा, मेहनत सभी लोग करते हैं, बट मेहनत को सही तरीके से न करो तो मेहनत का फल मिलता है क्या? नहीं। मैंने कई स्टूडेंट को देखा बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइप की बुक रिफर करते हैं, बहुत सारी बुक लाएंगे, उनके पास बुक का ऐसा बंडल होता है। लास्ट में जाने के बाद होता यह है कि इतना कुछ पढ़ लिए, कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को बेटा नीट देना है, और नीट का जो एग्जाम है वो टोटल अभी जो पैटर्न चल रहा है वो है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड। तो हमें जो फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ किस पर? एनसीईआरटी पर फोकस करना है। समझे? मीन्स हमें जो स्टडी करना है वो किस चीज की करना है? एनसीईआरटी की करना है। तो एनसीईआरटी का जो हम लोगों का स्टडी है वो कैसे होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट जो है सिर्फ पढ़ते हैं। अभी तक के हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो हम लोग बेटा एक 10th लेवल तक के एक बोर्ड का एग्जाम का हम प्रिपरेशन कर रहे थे। बट अब हम लोगों को यहाँ पे जो एग्जाम फाइट करना है वो हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मीन्स ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हम लोगों को वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिए हो। ठीक है, तो अब हमें उस टाइप से स्टडी करना है, तो फिर हमें कैसे स्टडी करनी होगी, समझ गए? तो उस पार्ट पे हम लोगों को यहाँ पे पहले डिस्कस करना है। तो हम लोगों को देखिए बेटा, एमसीक्यू का स्टडी करना है, तो हमें ये देखना है कि हम जो भी एनसीईआरटी का हर एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है हो सकते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। पहली चीज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं बेटा बायोलॉजी में, तो स्पेशली बायोलॉजी में होता है टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट का क्लियरिटी। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरा, आप लोगों को फोकस करना है जो क्लास में पढ़ाया गया वो। लास्ट मोमेंट पे जब आप नीट एग्जाम का रिवीजन करोगे तो उसमें सिर्फ दो ही चीज आपको काम में आएगी, एक तो क्लास में जो बनाए, जो आपने रनिंग नोट्स जो रेडी किए वो, और दूसरा रहेगा एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी को समझने के लिए जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी गई है वो चीज आप यहाँ पे क्लास में सीखोगे। ठीक है, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक मॉलिक्यूल, जैसे हम इस टॉपिक में ग्लूकोज यदि हम पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी ने सिर्फ ग्लूकोज लिख के खेल खत्म कर दिया है। बट ग्लूकोज होता क्या है? बायोमोलिक्यूल हुआ है आप लोगों का? नहीं हुआ है? हुआ है? नहीं हुआ। ठीक, तो ग्लूकोज होता है क्या? तो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये होता क्या है पहले हमें वो मालूम होना चाहिए। फिर ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है वो भी अभी हम नहीं जानते। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एग्जाम में आपको नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीजों को समझने के लिए हम लोगों को ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइंड में ये नहीं बैठालना कि सर एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। बेटा पढ़ा एनसीईआरटी ही रही है, लेकिन वहां पे ये हो रहा है कि उसको समझने के लिए
हमको जिस वे से जाना चाहिए उस वे से हम जाएंगे, समझे। इसलिए आपके क्लास नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पे हर चीज क्लियर कर दूंगा कि बेटा ये चीज आपके काम का है, ये आप पढ़ लो, इस चीज को याद रखो। बाकी सारी चीजें एनसीईआरटी ही पढ़ना है लास्ट में, लेकिन एनसीईआरटी समझने के लिए कुछ ये चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। तो बायोलॉजी में एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी, टू सेक्शंस होते हैं, ठीक है, आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ये जो है प्लांट की हम बात करें तो प्लांट का जितना भी पार्ट है वो बॉटनी में आ जाएगा, ह्यूमन का जितना भी पोर्शन है वो जूलॉजी में आ जाएगा। लेकिन रेस्पिरेशन बेटा क्या सिर्फ प्लांट में होता है? नहीं, हम लोग भी तो ब्रीथ कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन तो हमारे इसमें भी हो रहा है। तो हम सबसे पहले रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है और इसका एक्चुअल एडवांटेज क्या है, पहले हम ये जानेंगे, फिर हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है वहां पे जाएंगे, फिर हम समझेंगे आगे का पोर्शन, ठीक है। पहले हम अपने इसमें जो ब्रीथिंग कैसे हो रही है या प्लांट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है कैसे हो रहा है उसको हम समझते हैं, फिर हम उसके बाद यहाँ पे आएंगे। एक बार मैं रिस्पॉन्स देख लेता हूँ बेटा, ऑनलाइन में जिसको भी जो डाउट्स रहेंगे बेटा मुझे को होस्ट में आप लोग चैट जो है रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट्स आएंगे मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों के चैट रिस्पॉन्स देखते रहूंगा, ठीक है। यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हो। ओके ग्रेट, सारी चीजें ओके हैं, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी देखिए बेटा रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो ये जो टर्म है ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, इसको हम सिंपल टर्म में यदि हम देखें तो रेस्पिरेशन मींस यहाँ पे एक कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स मींस ऑब्वियसली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, ओके। यदि हम लोग यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, ठीक, तो इसमें जो है एक लिविंग सेल्स जो है, और यदि एक लिविंग सेल्स की हम बात करें तो ये लिविंग सेल्स में इनसाइड जो है जो भी इसका मेटाबॉलिक मशीनरीज जो इसमें होगी, तो इसको जितना भी जो एक्टिविटी है इस लिविंग सेल्स के लिए, ठीक, इसकी जो लाइफ प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है, इसको किस चीज का नीड होगा बेटा? एनर्जी का, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है ये कैसे होने वाला है? तो एनर्जी का जो फॉर्मेशन होगा, यदि हम प्लांट में हम देखें तो प्लांट में जो प्रोसेस हो रही है, कौन सा प्रोसेस होता है प्लांट में? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट में एनर्जी फॉर्म हो गई, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फिर सुक्रोज, ठीक है। फिर उसके बाद यदि प्लांट को नीड है और यदि उसे लाइट नहीं मिल रहा है तो क्या प्लांट का लाइफ एक्टिविटी चलेगा या नहीं चलेगा? चल रहा है ना। कहाँ से मिल रही है उसे एनर्जी? जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड हुई है उस स्टोर्ड एनर्जी को वो क्या करेगा? ब्रेक करेगा, मींस ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड। और जब ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके बाद फाइनली जब फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है तो उसके बाद फिर से यहाँ पर एनर्जी रिलीज होंगी। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? वेरी गुड, एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी जो है क्या होगा? रिलीज होगा, ओके। तो अभी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बना, उसके बाद फाइनली यहाँ पे एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये एक्चुअली होता कैसे है ये प्रोसेस, ये हम समझेंगे। तो ये तो हमने प्लांट में समझ लिए। प्लांट के बाद यदि हम यही चीज हम ह्यूमंस में हम देखते हैं, तो ह्यूमंस में देखिए बेटा सबसे पहले इधर तक के है यहाँ पे, हाँ। तो ह्यूमंस में यदि हम देखें तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है यहाँ पे जो पर्सन जैसे ब्रीथ कर रहा है, ओके, सबसे पहली प्रोसेस तो यहाँ पे ब्रीथिंग का होता है, ठीक है। अब ब्रीथिंग का जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे हम जानते हैं सबसे पहले ब्रीथिंग मींस एटमॉस्फेरिक एयर जो है क्या होगा बेटा? हमारे सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? हमारे लंग्स में पहुंच रहा है, ठीक है। और
फाइनली यहाँ पे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बाद यहाँ पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे होगा। ग्रीन कलर नहीं है क्या हमारे पास? हाँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये जैसे हमारा ये जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या होने वाला है, गैसियस एक्सचेंज होने वाला है। फिर इस गैसियस एक्सचेंज के बाद फाइनली ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से बेटा पर्सन ने जैसे ही ब्रीथ किया, ब्रीथ करने के बाद ऑक्सीजन जो है ट्रेवल करके लंग्स एंड एल्वियोलाई में गया। एल्वियोलाई के बाद फिर इसका एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगी और ऑक्सीजन इधर जाएगा। ओके, ऑक्सीजन जब यहां से इधर जाता है तो फिर इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पे एक टिश्यू या फिर एक सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, उस सेल या टिश्यू को ऑक्सीजन यहाँ से डिलीवर कर दिया जाएगा। और डिलीवरी के बाद फाइनली यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में जो रिलीज होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिटर्न बैक होते हुए फिर से वापस यहाँ पे आ जाएगा, और यहां से इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे बॉडी में, ये ह्यूमंस में इस तरह से कुछ हो रहा है। तो अब ये जो हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में जो पढ़ना है, चाहे आप प्लांट की बात करो या ह्यूमन की बात करो, तो यहाँ पे जो हम लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ना है वो रहेगा सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या रहेगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन को जानने के पहले बाकी का रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? बाकी का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये क्या होती है ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले रेस्पिरेशन का एक जो ओवरव्यू है, एक्स्ट्रा के जो पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअली जो प्लांट और ह्यूमन या फिर कोई भी एनिमल जिसमें जो एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद देखो आपके इसमें एक साइकिल दी हुई है और एक चेन रिएक्शन दिया जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक फ्लो चार्ट दिया होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर 1,6 20 फॉस्फेट, इस तरह से आएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर इस तरह से स्टेप वाइज मैकेनिज्म के बाद अल्टीमेटली लास्ट में बनता है पायरुविक एसिड। ओके, ये वाली जो रिएक्शंस है ये हमें समझना है। ये जो प्रोसेस है बेटा ये सिर्फ प्लांट में ही नहीं होती है, ये प्लांट और एनिमल दोनों में भी होता है। समझ रहे हो? ये जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही हो रहा है क्या? नहीं, प्लांट और एनिमल दोनों में भी हो रहा है। बट एनिमल में या फिर ह्यूमंस में कहां पर हो रही है और प्लांट में कहां, और ये प्रोसेस कैसे हो रही है ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, तो पहली चीज तो ये जो है एनसीईआरटी ने आपके इसी पोर्शन में एक इंट्रोडक्टरी टर्म यूज किया है जिसे कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, हमारे लंग्स तक के जा रही है, मीन्स इंस्पिरेशन जो हो रहा है। और जो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, बाहर आएगा, मीन्स एक्सपीरेशन होगा, मीन्स इनहलेशन और एक्सोलेशन, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। ओके, उसी के बाद आगे एक और पार्ट दिया है कि क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अब देखते जाओ, अभी सिर्फ हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं बेटा, हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले जैसे आप देखे होंगे ना, कोई भी मूवी देखते होंगे तो उसका एक ट्रेलर बताया जाता है आपको, तो आपको पता रहता है कि क्या क्या होगा, और तभी एक क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं हमें क्या पढ़ना है। तो एज इट इज बेटा यहाँ पे स्टडी को जस्ट लाइक जब मूवी यदि आप समझोगे तो चीजें आपको आसान हो जाएगी, कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, और सारी चीजें आपको इजी हो जाएगी बेटा, क्योंकि आपको मालूम है, आपका क्यूरियोसिटी लेवल आपका बढ़ गया है, आपको वहां पे क्या होने वाला है उसका कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं यहाँ पे जो बोल पा रहा हूँ ऐसे नहीं बोल पा रहा हूँ, एनर्जी की वजह से बोल पा रहा हूँ। तो ये एनर्जी कैसे बना ये हमें मालूम होना चाहिए। प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पा रहा है, प्लांट रूट की हेल्प से जो सब्सटेंस या वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करके उसका ट्रांसपोर्ट कैसे कर पा रहा है, ये भी तो बात है। ये ऐसे नहीं हो रहा होगा प्रोसेस, कुछ तो भी बात है यहाँ पर। ये एक्चुअल प्रोसेस कैसे हो रही है, ये सारी प्रोसेस के लिए चाहिए एनर्जी।
वो एनर्जी एक्चुअली फॉर्म कैसे हो रहा है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। समझ रहे हो? तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा जी। तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे कि हम लोग ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है क्या होता है बेटा, ब्रीथिंग होगा। ओके। और ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है यदि हम यहाँ पर देखें तो ब्रीथिंग में सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। फिर ब्रीथिंग के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप जो आप यहाँ पर देख रहे हो, मीन्स ये वाला पार्ट, लंग्स और ये जो ब्लड कैपिलरी है, क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा जगह स्पेस छोटा है इसलिए मैंने एकदम शॉर्ट कॉम्पैक्ट डायग्राम बनाया। ठीक है, बट फिर भी समझने के लिए सफिशियंट है ये। ठीक है बेटा, ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ पर, रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से, एवरीथिंग इज क्लियर। हेलो, आगे बढ़े, कंटिन्यू करें, क्लास में है ना ये, 18 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे। चलो ग्रेट। चलो आप लोगों को कुछ पूछना है, उनसे तो पूछ लिया, पहले तो आपसे पूछता हूँ। आगे बढ़े, यहाँ तक समझा, क्या पढ़ना है वो समझ में आया? ठीक है, देखिए आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इसमें हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम वहां पर स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है जो मेन है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को समझेंगे, उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हमारा जितना भी होता है पर्टिकुलर एक टाइम तक के, तो उसके बाद आप लोगों का जो टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि आज घर पे जाके आप लोगों को जो ग्लाइकोलाइसिस जो दिख रहा है ना उसको लर्न करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता देता हूँ उसमें कि कैसे आप उसे पढ़ोगे और क्या करोगे। तो उसमें देखिए जैसे सबसे पहले आपको ग्लूकोज दिख रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे पहले आप क्या करो, उसमें एक के बाद एक जो प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं वो याद कर लो। फिर उसके बाद एंजाइम्स क्या होते हैं वो याद कर लो। उसके बाद बीच में क्या रिएक्शंस हो रहा है वो याद कर लो। सिर्फ आपको पढ़ना है, एटलीस्ट कम से कम आपको जब मैं यहाँ पे यदि मैं पीजीए पूछूं या पीजीएल पूछूं, शॉर्ट फॉर्म में साइड में लिखा हुआ है या वहां पे भी दिया है, जैसे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आप उससे अवेयर रहो। आपने शायद 10th में एक स्टेप्स पढ़े होंगे ग्लाइकोलाइसिस, उसमें सिर्फ आपने देखे होंगे कि ग्लूकोज ब्रेक हुआ और पायरुविक एसिड बन गया, पढ़े हो ना? बट वो ऐसे नहीं होता है, 10 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म से जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, सिर्फ पायरुविक एसिड एक सिंगल स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म्स नहीं है, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाता है और हम हायर एजुकेशन पे जैसे जाते हैं तो उसके बीच का जो मैकेनिज्म्स है वो कैसे होता है वो भी हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज के बाद ये कन्वर्ट होता है, ये सारा प्रोसेस हमारे इस सेल में होने वाला है। ठीक है, ये कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कैसे ब्रेक हुआ और कैसे पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, तो आपको क्या करना बेटा, ये सिर्फ ये जो प्रोसेस है एटलीस्ट 3 बार 4 बार पढ़ लो। तो जब भी मैं यहाँ पे उस टर्म का यहाँ पे यूज करूंगा तो आपको, आप उस टर्म से अवेयर रहोगे, आपको मालूम रहेगा कि क्या है ये। क्योंकि एक बार आपको उसके नेम्स याद हो गए तो उसके फंक्शंस इजीली याद हो जाएंगे। आप खुद देखना, जैसे कभी भी कोई भी चीज हमारी जब क्लास में चल रही होती है, ठीक है, कोई एक न्यू टॉपिक यदि आया तो उस न्यू टॉपिक में कुछ ऐसा होता है कि कुछ नेम्स या कुछ टर्म्स आप पहले से अवेयर रहते हो तो वो आपको जल्दी समझ में आ जाता है। अब कुछ टर्म्स जिससे आप एकदम अनजान हो, आप जानते ही नहीं हो, वो आया तो उसको समझने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जब आपको ऑलरेडी नेम्स याद है, नाम याद रहेगा तो काम आसानी से याद हो जाएगा, सिंपल यदि कहे तो। और जब नाम ही याद नहीं है तो पहले नाम याद करना पड़ेगा फिर काम याद होगा, तो एक लेंथी प्रोसेस हो गई। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एटलीस्ट नेम्स जो टर्म्स है वो आप लोगों को मालूम होने चाहिए पहले से। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लास में समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हो गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है
और फिर दोनों में कॉमन क्या है वहां पे हम पहुंचते हैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेकर के। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हुआ बेटा, बताइए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड कैपिलरी। ब्रीथिंग क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम, ठीक है, बिटवीन एटमोस्फियर एंड लंग्स, ठीक है। इसमें दो मैकेनिज्म आती है, एक तो इनहॉलेशन या इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है बेटा, एटमोस्फेरिक एयर मींस ऑक्सीजन, जिसका मूवमेंट हो रहा है कहाँ पे, लंग्स में, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स तक के जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें है बेटा, आपको ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। आई थिंक बैच 1 और 2 में ये पोर्शन नहीं हुआ है ना। हाँ, तो ये हम लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट, यहां से ये जो हो रहा है ये मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगी ना, यहां से जो एक्सचेंज हुआ किसके किसके बीच में एक्सचेंज हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब किसका हुआ है, किसके बीच में, किसका हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दो ही तो गैस है ना जो एक्सचेंज हो रही है यहाँ पर। फिर एक्सचेंज होने के बाद फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होगा बेटा, फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, क्या आएगा इसके बाद, नेक्स्ट एरिया हम देखें तो इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये क्या है, इंटरनल मतलब सेल में अंदर चला गया, हमारे ब्रीथिंग हुई, फिर लंग्स में गया, लंग्स से जब ट्रांसपोर्ट हुआ तो वो हमारे एक एक सेल्स जहाँ पे नीड है वहां तक पहुंचा, क्योंकि देखो ये हैंड को ऐसा मैं मूव कर रहा हूँ, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी अपने आप नहीं बन रही, एनर्जी कहाँ से बन रही है, हमने फूड खाए, तो हमने जो भी फूड कंज्यूम किए, ठीक है, वो तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसने डाइजेस्ट कर दिया है, तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन कन्वर्सन के बाद जब उसका एब्जॉर्प्शन होकर हमारे ब्लड में वो फूड जब पहुंचा, एक सिंपल फॉर्म मीन्स किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में जाएगा, तो उस ग्लूकोज से हमको एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, कहां से मिलेगी, ऐसी मिल जाएगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे ये सेल है बेटा, ये वाला, इस सेल में यहाँ पे एक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर हमारा एक जो बायो मॉलिक्यूल है, क्या है, ग्लूकोज है यहाँ पर। तो उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने के लिए, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके वहां से एनर्जी को बाहर निकालने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद, इंटरनल रेस्पिरेशन होने के बाद फाइनली ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन मींस इस सेल के अंदर ऑक्सीजन तो पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंचने के बाद अभी यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो उस ग्लूकोज को तोड़ करके वहां से जो एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उस फिनोमिना को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि प्लांट में और एनिमल में दोनों में भी कॉमन और सिमिलर प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस आप जो देख रहे हैं, भले वो चैप्टर का नाम टाइटल भले कीवर्ड आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट ऐसा दिया है, बट बेटा ये हमारे बॉडी में भी ऐसे ही हो रहा है और प्लांट में भी ऐसे ही हो रहा है, समझे। बट यहाँ पे ज्यादातर जो फोकस जो रहेगा और आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया है, प्लांट के, तो हम लोग प्लांट के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे, लेकिन मैं कनेक्शन दोनों तरफ आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको नॉलेज जो है आधा अधूरा नहीं, सारा कंप्लीट फुल ऑफ नॉलेज आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज, जो मेन प्रोसेस है वो क्या कहलाएंगे बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। इतने पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पर, किसी को कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते आगे। ऑनलाइन वाले बेटा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। वेरी गुड बेटा, गुड अदिति।
बेटा आज तो आप एक काम करो, रिज्वाइन करके देखो बाकी लोगों को। बेटा ऑनलाइन में आवाज प्रॉपर आ रहा है क्या? रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स करेंगे। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, अब हैबिट है ना हमारी यस बोलने की। ओके ठीक है। बेटा जिस आस्था, आप एक बार रिज्वाइन कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है ना? क्योंकि मुझे मेरे यहाँ के आउटपुट में जो है वो मिरर इमेज दिख रही है। आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? ओके चलो, ये छोटा सा कंसेप्ट है, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो हेल्प करेगा। हो गया? बड़े आगे किसी का रह गया है? हो गया ना सभी का? ठीक। हाँ, तो पहली चीज तो किसी को डर लग रहा होगा, लग तो नहीं रहा ना? नहीं तो सर से क्वेश्चन पूछे कि नहीं, या नहीं हुआ सर रुकना है अभी थोड़ी देर, बिल्कुल बी फ्रैंक। नहीं हुआ आप बोलो सर हमें लिखना है, रुकिए। समझे? हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं समझा पूछिए। ठीक है, रिस्पॉन्स कीजिए। ये हमारा ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन क्लास है, ये हमारा इंटरेक्टिव क्लास है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यदि मैं बोलूंगा आप सुनोगे, मैं बोलूंगा आप सुनोगे, मैं बोलूंगा आप सो जाओगे। होगा कि नहीं ऐसा? तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए बेटा जो ऑनलाइन में है, आपको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, और रिस्पॉन्स कैसे? कि सर वो चीज समझी है नहीं समझी है, क्वेश्चन कर सकते हो बीच में, या फिर आप अपने पॉइंट्स अपने थॉट्स वहां पे बता सकते हो, मजा आएगा। ठीक है, तब हमें एक इंटरेक्टिव क्लास लगेगी, तब हमें वो सारी चीजें समझ में भी आएगी। ठीक है, बट बी फ्रैंक, डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप का आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है या कोई हेजिटेशन है, सब निकाल दो बाहर। ठीक है, बी फ्रैंक, अच्छे से हमको स्टडी करना है। ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, ये क्या है वो हम देखेंगे। क्या चीज बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, जिसमें पहली चीज यहाँ पे ये जो प्रोसेस जो हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए बेटा रेस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है या जो बायोमोलिक्यूल है उसको तोड़ना है और वहां से एनर्जी का फॉर्मेशन करना है। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों से कनेक्ट करते हैं कि एक्चुअली सेल में एनर्जी बना कैसे, फिर उससे ब्रेक कैसे होगा, और एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा। सिंपल, पहले हम ये देख लेते हैं। फिर हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे, और फिर वो एनसीईआरटी का वो स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है वो हम समझेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर मैं आपको एनसीईआरटी का डिक्टेशन भी लूंगा, एक एक लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है उसका मीनिंग है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, हर चीज परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास क्या होता था, स्लाइड्स रहती थी। ठीक है, वही एनसीईआरटी का बना हुआ स्लाइड्स रहता था और अच्छे डायग्राम्स रहते थे। ठीक है, फिलहाल वो नहीं है तो हम एनसीईआरटी का डिक्टेशन ले लेंगे, या फिर पॉसिबल हुआ तो वही चीज को हम यहाँ पे पीपीटी पे कनेक्ट कर लेंगे, प्रोजेक्टर कनेक्ट कर लेंगे, है प्रोजेक्टर हमारे पास। ठीक है, वो कनेक्ट कर लेंगे और उसी चीज को फिर हम यहाँ पे फोकस करते हुए सारी चीजें देखेंगे, सारी चीजें आसान हो जाएगी। समझे बेटा? क्योंकि डायग्राम्स भी जरूरी है ना। बायोलॉजी में जब तक के विजुअलाइजेशन नहीं होगा, 3D पिक्चर्स नहीं होंगे, एनिमेशन नहीं होंगे, समझेगा कैसे? ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि बेटा वो ऑक्सीजन जो है वो गया, बट गया कैसे? वो प्लांट में स्टोमेटा ओपन कैसे हुआ, ऑक्सीजन कैसे आया, वो फील कर पा रहे हो क्या आप? नहीं, वो चीज हम लोग बेटा 3D पिक्चर्स में, एनिमेशन में देखेंगे, तब हम उस चीज को फील कर पाएंगे। और जो चीज रियलाइज रहेगी तभी तो वो चीज हमको याद भी रहेगी। जो विजुअलाइज रहेगी तभी तो सारी चीजें हमें याद रहेगी। समझ गए? तो इस वे से हम लोग चलेंगे। ओके, तो अब रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है, तो पहली चीज तो देखो, प्लांट के वो जो छोटा सा एक सेल जो मैंने बनाया था, अभी इस सेल को हम लोग इतना बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक सेल। अब ये जो सेल है, इस सेल में यदि हम देखें,
ये जो सेल है, इस सेल का यदि हम स्टडी करें तो सेल में क्या क्या होता है, बेसिक जो अब तक पढ़े होंगे आपने। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, न्यूक्लियस भी रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहेगा, साइटोप्लाज्म सबसे मेन चीज। उस साइटोप्लाज्म में जो भी साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन जो होता है वो भी होगा कि नहीं, उसमें मतलब वाटर का कंपोजिशन होगा, उसमें प्रोटीन होगा और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, ये सारी चीजें ये सब इस सेल में प्रेजेंट है। बट हमें इस चैप्टर के लिए जो स्टडी करना है वो एक तो सेल का जो है साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। सेल का एक साइटोप्लाज्म है, ये हमें देखना, क्योंकि बेटा सेल में सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म जो होता है रेस्पिरेशन का, जिसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। वो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म। इसी के साथ साथ सेल में यदि हम फोटोसिंथेसिस की हम बात करें तो ये जो होगा, ये क्या होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। लेकिन उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। इसी सेल में साथ ही साथ यहाँ पे अगेन एक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। बताओ क्या है? वेरी गुड, ऐसी कुछ होता है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया ये। तो एक तो क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा साइटोप्लाज्म। तीन चीज ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसे नहीं मालूम होगा, पढ़े हो आप लोग बेसिक्स, ठीक है। तो हम लोगों को बेटा इस चैप्टर में ये तीन जो और जो पोर्शंस आपको जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में हमें, और उसमें क्या हो रहा है प्रोसेस और कैसे हो रहा है ये समझना है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बेटा। आप क्लोरोप्लास्ट कह लो या फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया कह लो, दोनों भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चर है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी यदि हम बात करें तो इसमें इस तरह से कॉइन के समान एक स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है ग्रेना। क्या होता है बेटा? ग्रेना, ठीक है। नहीं समझा होगा तो यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। क्या होता है? इसके बाद यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो होता है, जिसे मैट्रिक्स मींस क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है? सिर्फ इतना ही जानना है ये क्या होते हैं और ये इसमें कैसा प्रोसेस होता है हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, ये जो ग्रेना है इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो ग्रेना का जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा इसे? और ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हो, मीन्स जैसे क्लोरोफिल, नाम सुने हो, कैरोटिनॉइड, नाम सुने हो। तो कैरोटिनॉइड क्या करता है? सनलाइट को लेगा और ट्रांसफर कर देगा क्लोरोफिल के पास। मतलब कैरोटिनॉइड जस्ट लाइक एक्ट एज अ एंटीना मॉलिक्यूल। देखिए ना आपने टीवी में सिग्नल जो आता है, रिसीवर होता है, उसके पहले जो छतरी लगी होती है वो क्या करता है? वो सिग्नल को रिसीव करता है, सेटअप बॉक्स के पास पहुंचता है, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है, सेटअप बॉक्स कन्वर्ट करता है ना। सिग्नल तो एक रेडिएशन के फॉर्म में आए हैं, लेकिन सेटअप बॉक्स ने उस रेडिएशन को प्रॉपर एक विजुअलाइजेशन और प्रॉपर ऑडियोबल फॉर्म में उसने कन्वर्ट किया। तो एज इट इज उस तरह का कन्वर्सन जो है वो किसके पास है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास। लेकिन क्लोरोफिल के भी टाइप है, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। तो मेन जो क्लोरोफिल है, जो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, वो है क्लोरोफिल ए। कौन सा है? क्लोरोफिल ए, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो जो लाइट आया, ये प्रोसेस होगा बेटा ग्रेना में। लाइट तो इधर से आई, आ गई लाइट। अब लाइट जब यहाँ पर आई तो लाइट एनर्जी जो है, ठीक, इधर से लाइट आया और लाइट एनर्जी जो है, ठीक है, लिखने में कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है,
Chemical energy means in the form of ATP, in the form of NADPH, इस फॉर्म में एनर्जी बनती है बेटा, ठीक है। और ये प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हुई है, जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में हुई है। एक क्वेश्चन नीट में ये पूछा जाता है बेटा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है बेटा, ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। फिर इसके बाद क्या आएगा, स्ट्रोमा, जहां पर होगी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं अंधेरे में होती है, डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग कि ये जो रिएक्शन जो यहाँ पे हो रही है वो लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रही है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से हो रही है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। तो नीट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, तो ये याद रखना बेटा, एलजीटीबी जानते हो आप, एलजीटीबी होती है ना, हाँ। अरे ट्रिक दे रहा हूं मैं, याद कैसे रखोगे, एलजी, तो एलजी तो अब याद रहेगा ना, एल मीन्स लाइट, जी मीन्स ग्रेना, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, एक चीज याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, समझे। चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में है या स्ट्रोमा में है, और डार्क रिएक्शन ग्रेना में है या स्ट्रोमा में है। एक चीज याद रख लिया आपने, एलजीटीवी, इस लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा, याद हो गया। भूलोगे क्या आप, अब नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिए, मींस NADPH जो है और ATP, इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है, ठीक है, और फिक्सेशन के बाद फाइनली यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्ट हुई, जिससे मेन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ग्लूकोज, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से क्लोरोप्लास्ट में हुआ है। और फोटोसिंथेसिस, जैसे कि ये एक प्लांट है और प्लांट में ये लीफ है, लीफ के सेक्शंस को हम कट कर रहे हैं, कट करने के बाद जब हम यहाँ देखते हैं तो इसमें एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं मीजोफिल सेल्स, और उस मीजोफिल सेल्स में हमें देखने को क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में हमको ग्रेना और स्ट्रोमा मिलेंगे, और ग्रेना और स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हो रही है, जिसमें लाइट रिएक्शन पे एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा है। मींस कैसे बन रहा है मालूम है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है बेटा। क्वेश्चन ये भी है कि ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसी प्रोसेस में यहाँ पे जो इवॉल्व होगा, ठीक है, ये रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और ये ऑक्सीजन होते होते एक तो बाहर बहुत ज्यादा रिलीज होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में भी रिलीज होगा, और जब नाइट के टाइम पे होगा तो यही ऑक्सीजन इधर माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। समझा इतना, हाँ बेटा बोलो, हाँ रिवाइज कर दे रहा हूँ, गुड। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू, ये ग्लूकोज बना कैसे है ये हम देख रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज बना कैसे है ये हमें समझा, तो ये ग्लूकोज को हमको तोड़ना है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, वो हम समझ पाएंगे। क्योंकि आपने एक प्रोसेस पढ़े होंगे, जगह है ना, हाँ, आपने देखे होंगे कि CO2 प्लस H2O, इससे क्या बनता है बेटा, C6H12O6, साथ ही साथ क्या आएगा, ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझना है हमको। तो ये प्रोसेस कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आ रहा था, जैसे क्या चीज, लाइट आ रहा था, और साथ ही साथ क्या था, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, क्लोरोफिल था, इसकी प्रेजेंस में प्रोसेस हुआ। तो ये क्या है, तो ये एक प्लांट है, प्लांट की ये जो है ये क्या है, लीफ है, लीफ को हमने क्या किया बेटा, कट किए। जब कट करने के बाद माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे और जैसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमको इसमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, स्पेशल टाइप की सेल्स। उस सेल्स को क्या कहते हैं बेटा, मीजोफिल सेल्स, स्पेशली C3 प्लांट में। प्लांट दो टाइप के होते हैं, C3 C4, जैसे वीट राइस ये C3 प्लांट, जैसे शुगर केन और मेज C4 प्लांट है। क्या डिफरेंस होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, टेंशन ना लो, हम देखेंगे। बट यहाँ पे ये जो मीजोफिल सेल्स है, इसमें जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मेन सेल ऑर्गेनेल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। क्या हो गया वो, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, यदि हम देखें तो इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा है। ग्रेना में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन मतलब क्या, देखो ग्रेना में एक ऐसा कंपाउंड बैठा हुआ है
जो लाइट को पकड़ रहा है, लाइट को पकड़ रहा है, लाइट को पकड़ रहा है, और वो लाइट को उसने लिया तो वाटर को भी उसने लिया। लाइट इधर से आई, वाटर इधर से आया, लाइट और वाटर जैसे ही मिले क्या होगा? ब्लास्ट। टूट गया वाटर। वाटर जब टूटता है ना तो वहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इतना एनर्जी होता है कि वो कुछ ना कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा? एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगा। ऐसा प्रोसेस हो रहा है। फिर जब ये बना तो ये ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे, वो भी तो कुछ करेंगे ना, वो भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी जा करके CO2 को पकड़ लेती है, और उसको पकड़ के क्या बना देती है? ग्लूकोज बना देती है, C6H12O6। ऐसा प्रोसेस हो रहा है। इसमें हम मैकेनिज्म समझेंगे बेटा, ये छोटा सा एक पार्ट बताया मैंने। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो ऑक्सीजन आया कहां से आया? बताओ। CO2 से आया? O2 से आया? O2 तो आया, कहां से आया? हाँ बताओ बेटा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। नहीं मालूम? मालूम है? बहुत बड़ा कंफ्यूजन। वेरी गुड बेटा, ठीक है, ग्रेट। H2O से ऑक्सीजन आता है बेटा। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, पहले साइंटिस्ट मानते थे कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का C अलग हो गया और ऑक्सीजन बाहर आ गया। ऐसा प्रोसेस तो केमिकल रिएक्शन होती ही नहीं है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे तब आप समझोगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत दिनों तक के बहुत सारी रिसर्च चलती रही, और फाइनली बहुत टाइम के बाद, ठीक है, वॉन नील एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो इस H2O मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होने के बाद होता है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो अभी आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हुई कि ऑक्सीजन कहां से आया। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन इवॉल्व जो हुआ वो कहां से हुआ है। तो एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने बेटा ये फोटोसिंथेसिस का हमने देखे, स्पेशली ये चैप्टर हम पढ़ने वाले इसके बाद। हाँ बेटा, कोई डाउट? कौन सा वाला बेटा? रेड पेन नहीं दिख रहा तो इसको अलग कर देते हैं, लेकिन फिर कलर नहीं है हमारे पास, सिर्फ इतना पोर्शन साइन कर रहा हूँ शायद, ये वाला पार्ट। इसको नीचे लिख दो यहाँ पर। सिंपल रिएक्शन है, वही जो फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है। क्या होता है बेटा? CO2 जब H2O के साथ रिएक्ट करता है, अभी दिख रहा है, CO2 H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। इधर से आ रहा है क्या चीज बेटा? लाइट। और इधर से जो आ रहा है क्या है बेटा? क्लोरोफिल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन जो है ये कहां से आया? तो ऑक्सीजन आता है H2O से, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है ग्लूकोज में। क्योंकि H2O जब स्प्लिट हो रहा है तो यहाँ पे ATP और NADPH बन रहा है, और फाइनली ग्लूकोज बन रहा है। अब देखो बेटे, सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट ओवरव्यू ले रहा हूं मैं, इसमें बहुत सारी चीजें जो है उतल पुतल है। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें नहीं समझे, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस अभी हमारा बना नहीं है। ये सीक्वेंस हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, बट रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं फोटोसिंथेसिस का छोटा सा पार्ट आपको समझा रहा हूँ। और पहले मैं रेस्पिरेशन आपका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपको इजी जाएगा, और बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन वाले। बट एनसीईआरटी ने उल्टा दिया है, उनने उनके हिसाब से दिया है। बट मैं आपको जिस वे से पढ़ाऊंगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, जो पॉइंट नोट करना है नोट कर लो, मैं एक बार ऑनलाइन का रिस्पॉन्स देख लेता हूँ। हाँ वेरी गुड, गुड क्वेश्चन बेटा। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा NADPH क्या है। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमारे हाँ किसी को मालूम है? वेरी गुड बेटा। जैसे ATP होता है ना बेटा, एक एनर्जी वाला कंपाउंड, ऐसी प्लांट में NADPH बनता है। और NADPH का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फिलहाल आप सिर्फ नाम सुन लीजिए, जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तब इसका नेम्स जो है उस टाइम पे हम देखेंगे। सिर्फ आप याद रखिए कि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है ये, ATP के समान। ओके, चलो ऑनलाइन वाले बेटा, किसी को कुछ पूछना है? कौन सा बेटा? डार्क रिएक्शन रिपीट करना है, समझ में आ गया बेटा? रेली, रेली डार्क रिएक्शन समझा? नहीं समझा? ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट। अदिति बेटा, NADPH आपका डाउट क्लियर हो गया? अदिति रिस्पॉन्स करो।
ओके ग्रेट, ठीक है। रेली बेटा मैं आपको डार्क रिएक्शन रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जो ऑनलाइन में है। देखिए डार्क रिएक्शन जो होता है, ठीक है, डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो पहली चीज तो डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में हो रही है, शायद मैं दिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। डार्क रिएक्शन जो है कहाँ पर हो रही है बेटा, स्ट्रोमा में हो रही है। और स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, इधर गया हमारा, कहाँ है? यहाँ पे स्पेस है, यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। डार्क रिएक्शन में देखो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH, ये आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा एक और कंपोनेंट होता है जिसे राइबोलोज 20 फॉस्फेट कहते हैं। अभी उतना डिटेल में नहीं जाना था इसलिए नहीं बताया मैंने, तो ये जो राइबोलोज 20 फॉस्फेट है जिसे RUBP कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, RUBP। तो ये सारे कंपोनेंट आपस में जब ज्वाइन होते हैं, तो ज्वाइन होने के बाद सबसे पहले 3 PGA बनता है, और इसके बाद ये आगे चल के कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो ये प्रोसेस जो है बेटा ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है, बट ये रिएक्शन लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ऐसा है, ठीक है। समझ में आ गया, आप लोग भी थोड़ा सा याद रखिए जो मैंने बताया, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? रेली अभी आपका डाउट क्लियर हो गया, आपने कुछ एक्स्ट्रा पूछे थे इसलिए मैंने बता दिया। रिस्पॉन्स करो बेटा रेली, चलो वेरी गुड। ग्रेना है बेटा, ग्रेना, GRANNA, ओके ओके। लिखा हुआ कोई कीवर्ड आपको नहीं समझ रहा है, कुछ स्पेलिंग में आपको डाउट हो रहा है, पूछ लीजिए, ठीक है। पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो सारे। आज का लेक्चर जस्ट बेसिक्स है बेटा, ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं समझ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, ओके। और ग्लाइकोलाइसिस आपको पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये। नोट करके हो गया है? चलो आगे बढ़े। रह गया बेटा, रह गया, लिखो जल्दी से, क्योंकि अब मेन कंसेप्ट जो है रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो हमें समझना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर पहले इधर का लिखे कि पहले इधर का लिखे कि पहले इधर का, बायो में ऐसा कुछ नहीं होता है, बायो में होता है कंसेप्ट। मैं कोई चीज पहले इधर बताऊंगा या बाद में इधर बताऊंगा, डोंट वरी। आपको बोर्ड पे ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा लिख लीजिए, आपकी मर्जी, कोई भी चीज पहले पढ़िए कोई भी चीज बाद में पढ़िए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ चीजें मैं कहीं से भी चालू करूंगा, टेंशन नहीं लेना, आप एक सीक्वेंस में लिख लीजिए जैसा भी आपको दिख रहा है। RUBP, राइबोलोज 20 फॉस्फेट, एक केमिकल कंपाउंड है जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका जब कन्वर्सन होगा तो सबसे पहले PGA बनता है जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। बहुत डिटेल है इसमें, पढ़ेंगे हम लोग सारी चीजें,
ओके, अब एक ही लेक्चर में सारी चीजें मैं समझाऊंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे कंप्लीट कर दिया था, बट रेली का डाउट आया था, इसलिए उसे मुझे समझाने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ा। ओके, चलो ऑनलाइन में बेटा और किसी को कुछ डाउट्स आ रहे हैं? नो डाउट, कंटिन्यू करें। 16 स्टूडेंट ऑनलाइन में है अभी। अदिति, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक के, आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, ओके बेटा, great। हाँ, तो अभी नेक्स्ट पोर्शन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन का, फिर वो कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे, और वो इस पोर्शन से कैसे कनेक्टेड है वो आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये डायग्राम ऐसे ही रहेगा, ये वाला पोर्शन जो है मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो अभी ये वाला पार्ट सभी का लिख के हो गया ना बेटा, राइट करके हो गया है? ठीक है, चलो तो अभी देखिए, अभी देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया तो ये आप जानते हो, और ये साइटोप्लाज्म में तो ये भी आप जानते हो। तो फिलहाल मैं ये वाला स्पेस जो है यहाँ से क्लीन कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज, सबसे पहले हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन जो है क्या होता है वो हम समझेंगे। क्या चीज बेटा? सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन, बेटा ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन आपने यहाँ पर देखे बेटा, ये बना है ग्लूकोज। कैसे बना है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना है। कैसे बना है? एटीपी की हेल्प से बना है। तो सेलुलर जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसका, ये एक सेल है, इस सेल में ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का होगा ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, मीन्स एटीपी से ही तो ग्लूकोज बना था। तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो एटीपी बनेगा, ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो एनएडीपीएच बनेगा। बट यहाँ पे NADH बनता है, पी नहीं बनता बेटा। NADH2 कहते हैं यहाँ पर जो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को जब हमने ब्रेक किया तो एटीपी और NADPH बना, और ग्लूकोज जब फॉर्म हुआ था तो CO2 भी तो वहां पे इन्वॉल्व हुआ था। तो यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, साथ ही साथ H2O भी रिलीज होगा। समझ में आ गया? तो सेलुलर रेस्पिरेशन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का होता है ब्रेकडाउन। और जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो मैक्सिमम अमाउंट में ग्लूकोज में से रिलीज होता है एनर्जी। समझे? अब ये कैसे होता है, तो ये प्रोसेस कैसे होती है और कहां पर होती है, दो चीज हम लोगों को समझना है अभी। ठीक है, प्रोसेस कैसे होती है और कहां पर होती है ये हम लोगों को समझना है। तो पहली चीज सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है ये हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, सेलुलर मतलब सेल में हो रहा है, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन होगा किसी भी बायोमोलिक्यूल का तो उससे रिलीज होगी एनर्जी, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ह्यूमन का या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेरियस एक्टिविटी, जैसे ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, ठीक है, जो भी बॉडी मूवमेंट या वॉट जो भी वेरियस टाइप का जो एक्टिविटी है उस पर यूटिलाइज होगा। लेकिन ग्लूकोज ऐसा नहीं बोलेगा, मतलब ऐसा भी तो रह सकता था ना, इधर से हमने ग्लूकोज पाउडर लेके आए, पानी में घोले, और बस इधर ये ग्लूकोज ले ले भैया, चल हाथ मूवमेंट करने लग, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं तो ऐसा होता तो कितना आसान रहता, इतना हमको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और हम बेटा इस वर्ल्ड में प्लांट ही एक ऐसे एनिमल है जिसको चलना फिरना नहीं पड़ता अपना फूड को खाने पीने के लिए, लेकिन हमको कितना मूवमेंट करना पड़ता। लेकिन बेटा हम फिर भी डिपेंडेंट उन पर ही है। समझे? वो तो एक जगह पे रह के फूड बना सकते हैं, लेकिन हमको फूड के लिए उन पे डिपेंड होना पड़ता है, और इतनी जो क्या कह सकते हैं मूवमेंट जो है वो करनी होती है। ठीक, तो कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, कि ह्यूमन में कोई ऐसी सेल को इंट्रोड्यूस करा दे जो लाइट को
एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे, कितनी अच्छी बात है। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो बेटा ऐसे ही कई साइंटिस्ट पहले आए और उन्होंने ऐसे ही कंसेप्ट दिए, है ना? जैसे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इंसान हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। कौन था? कौन था बताओ? एक टाइम ऐसा आएगा जब सिर्फ वो मतलब लोग कहीं और रहेंगे और यहाँ से बात कर पाएंगे। याद आ रहे हैं? हाँ, तो अब उन लोगों को पागल समझे थे पहले लोगों ने, लेकिन वो पॉसिबल हुआ? हुआ कि नहीं? पहले तो उनके माइंड में वो कंसेप्ट आया तभी तो वो पॉसिबल हो पाया। तो क्या बेटा आज की जनरेशन इतना नहीं सोच सकती कि हम कुछ ऐसा करें? क्योंकि आगे चल के बेटा देखो कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? एनर्जी कहाँ से लाएंगे फिर? और एनर्जी को लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा फिर। तो कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ तो भी ऐसा एक ट्रांसप्लांट कर दे, कोई सेल इंट्रोड्यूस करा दे, या फिर अपने ही बॉडी में कोई एक ऐसा सेल ढूंढ ले जो एनर्जी बना सकता है, या उसके जीन में ऐसा मॉडिफिकेशन कर दे कि वो क्लोरोप्लास्ट का जीन इंट्रोड्यूस करा दे। जब क्लोरोप्लास्ट का कोई एक जीन जो उसका फंक्शंस होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है अभी, जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है कि नहीं है? तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से आज हम लोगों ने फॉल्टी जीन को निकाल के हेल्दी जीन को जब इंट्रोड्यूस करा दिए, हमने क्लोन तैयार कर लिए, डॉली नाम सुने होंगे आपने, है ना? तो जब हमने आज इतना अच्छा ये सब काम कर चुके हैं, इतना साइंस आगे बढ़ चुका है, तो क्लोरोप्लास्ट जैसा एक ऑर्गेनल्स हम एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करा सकते? पॉसिबल है, ये आपको करना है, क्योंकि जिनको करना था वो कर चुके, अब आपकी बारी है। क्योंकि आप यहां से उस थॉट को लेके जाओगे तो आगे कुछ करोगे बेटा। आप यदि सही लर्निंग आज लोगे, आपके माइंड में यदि सही इंफॉर्मेशन इनपुट की गई तो उसका आउटपुट कहीं ना कहीं चल के मिलेगा। पर आज के टाइम पे ऐसी चीजों पे बात नहीं हो रही है। रिसर्च के लिए क्या है, हमको ऐसा लगता है अरे सब तो रिसर्च हो गई, अब हमारे लिए बचे ही क्या? हमको बस उनकी रिसर्च को पढ़ना है, एग्जाम देना है, पढ़ना है। कई कई लोगों के माइंड में ये थॉट्स आती है, बेटा ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रिसर्च नहीं हो पाई है, और आज की नीड के अकॉर्डिंग नई रिसर्च बहुत जरूरी है। और ये चीज अब हम लोगों के हाथ में है। और अभी आप जिस जगह पे बैठे हो और जिस चीज की प्रिपरेशन आप कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो वो जब आप पालोगे तो वहां से आपको एक चांस मिलेगा कि कुछ आप ऐसा कर पाओ। फिर मेरी वही बात आपको याद होंगी, क्या चीज? कुछ ऐसा पाने की चाह में जो आपके पास कभी न थी, आपको वो पाने के लिए हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो आपने कभी नहीं किए। ये चीज याद रख लो बेटा, अपने बिल्कुल फ्रंट लाइन में लिख के रख लो, अपने दीवार पे चिपका के रख लो, और देखते जाओ कि आपको यदि डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए आपने आज तक जैसी पढ़ाई नहीं करी वैसी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, तब आप डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अभी आप डॉक्टर हो क्या? नहीं हो। तो जब आप अभी डॉक्टर नहीं हो और आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा जैसा आप अब तक नहीं पढ़े हो। समझ गए? ये लाइन याद कर लो बिल्कुल, और ये ऐसे व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं डालना, नहीं तो अच्छे लाइक्स मिलेंगे, अरे वाह बिल्कुल बहुत अच्छा, कहाँ से मिला, कैसा, क्या, बहुत अच्छा थॉट, नाइस थॉट। ऐसा नहीं बेटा, वो सिर्फ वहां तक के खत्म हो जाता है। इसको बेटा अपने लाइफ में अप्लाई करना है। नॉलेज इज पावर, बट इफ अप्लाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आप यहाँ पे बैठे हो, आपको गर्मी लगेगी, तो आप एसी ऑन कर सकते हो, लेकिन आपके पास नॉलेज है कि एसी का स्विच वहां पर है, रिमोट वहां पर है, उसको जब हम क्लिक करेंगे तब ही हम उस गर्मी से रिलीफ, जो हॉट वेदर है उससे हमको रिलीफ मिलेगा। ये आपके पास नॉलेज है। लेकिन जब तक आप वहां से उठ के उसके स्विच को ऑन नहीं करोगे, उसकी पावर की कंट्रोलिंग नहीं करोगे, तब तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं। नॉलेज इज पावर, बट इफ अप्लाई, ये 2 से 3 बात जो मैं आज बता रहा ना बेटा, ये लास्ट मोमेंट तक के आप याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगी ये। समझे? मोटिवेशन नहीं देना मुझे, क्योंकि मोटिवेशन 4 दिन का होता है। अंदर से आना चाहिए इंस्पिरेशन। आपको अंदर से यदि वो चीज सीखना है ना, तो खुद से आएगी तो ही लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो मैंने आज बोला ना आपको, आज मेरी बातें बहुत अच्छी लगेगी, 4 दिन के बाद भूल जाओगे। फिर 4 दिन के बाद फिर से आपकी बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसा होगा तो फिर कोई फायदा नहीं बेटा। यदि आपको सही में खुद को कुछ करना है ना, तो किसी को कुछ करना है तो हर हाल में वो कुछ करके जाएगा, और किसी को कुछ नहीं करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो बहाने ही बताते जाएगा।
और जिसको कुछ करना नहीं रहता ना, देखना हर एक के बाद एक उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, और जो सही में कुछ कर रहा है ना वो एक्सक्यूज देता ही नहीं है, वो एक्सेप्ट करता है कि शायद ये मेरी ही प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं हो पाया या मुझको नहीं आया, और वो फिर अपना काम करता है। इस टाइप का एटीट्यूड लेकर के यदि आप अपना स्टडी कर रहे हो तो गारंटी है बेटा मेरी, आपको सक्सेस मिलेगी, गारंटी है, लिख लो लिख लो। और ये मैंने जो थॉट्स बताया हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको कहीं और से मिल जाए, या हो सकता है कि ना मिले, लेकिन बेटा अभी मैंने बताया तो उसको अप्लाई कर लो, लग जाओ उस तरह से अपने 100% में, बेनिफिट मिल जाएगा। बड़े आगे फिर थोड़ा सा एक पार्ट है वो देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। क्योंकि देखो बेटा ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं टूटता है बेटा, ये ग्लूकोज टूटता है क्योंकि हमने देखो थोड़ी देर पहले क्या देखे थे, CO2 प्लस H2O, फिर बना था C6H12O6, ऐसे ही बना था ना, ऐसे ही हुआ था ना। फिर इसको हमने तोड़ दिए, तोड़ने के बाद CO2 अलग हो गया और H2O अलग हो गया। तो ये वाला पोर्शन फोटोसिंथेसिस का हो गया और ये वाला पोर्शन रेस्पिरेशन का हो गया, समझे। तो ये प्रोसेस सिर्फ इतने पर ही कंप्लीट नहीं होती, ये जो प्रोसेस है आप लोगों ने 10th तक के का जो स्टडी किए होंगे उसमें देखे होंगे कि पहले तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, पहले जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसका कन्वर्सन होता है पायरुविक एसिड में, जो कि इस सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ये ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में हो रहा, पीए समझता ना, पढ़े हो ना आपने, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट। हाँ, तो ये जो पायरुविक एसिड जो है ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होने के बाद जब फॉर्म, अभी क्या होता है कितने होते हैं मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, अभी से आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। स्टेप वाइज मैनर में हम लोग स्टडी करेंगे तो सारी चीजें समझेगी आपको, ठीक है। इसलिए अब आप ढूंढोगे, कई लोगों की हैबिट रहती है, अरे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया सर, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ का कुछ बताते जा रहे हो बेटा, उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियरिटी जरूरी है, क्रॉस चेक करोगे तो सारी लाइफ क्रॉस चेक करती ही चली जाएगी। यदि यहाँ पे आए हो तो सही में पढ़ने के लिए आना, यहाँ पे आए हो तो आप मुझसे सीखने के लिए आना। यदि यहाँ पे बैठ के आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो टीचर अच्छा है, वो टीचर ऐसा है, वो ऐसा है, तो जिंदगी उसी में चली जाएगी और 2 साल के बाद पैक करके फिर वापस कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो ऐसा करता है उसके साथ ऐसे होता है। यदि आपको यहाँ पे आया तो हमेशा याद रखना बेटा, संदीप महेश्वरी की एक बात सुने होंगे आपने यदि देखते होंगे तो, इस जगह पे इस समय मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है, यदि सुने होंगे तो आपको ये याद होंगी ये बात, कि इस समय इस जगह पे मेरे सामने ये जो है ना ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस समय इस जगह पे आपको कोई और आकर के कोटा से कोई फैकल्टी आकर के नहीं पढ़ा सकती, या आप यहाँ से उठ करके कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ा सकते, समझे। तो कंपैरिजन करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन इस समय आपने मान ली कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आप कोटा जैसे जो टॉपर्स स्टूडेंट होते ना उनको भी टक्कर देके आप खुद टॉप पे पहुंच सकते हो, ये गारंटी मेरी। सिर्फ अपना एटीट्यूड को चेंज करना है, जो चेंज लाना है वो बाहर की दुनिया में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज लाना है वो अपने अंदर चेंज लाना है, समझे। तब आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तब आप खुद से कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये सिंगल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म नहीं है। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं इसे, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार ऑनलाइन का एक स्टेप देख लेता हूँ, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, कोई मैसेज नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। वो फोन में क्या मुझे बार बार लॉक ऑन करके देखना पड़ रहा था, ठीक है, इसलिए उसको हटा ही दिया मैंने। ओके बेटा, अभी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वहां पे चैट भेज दीजिए कुछ प्रॉब्लम होगा तो ग्लूकोज का जब कन्वर्सन हो रहा है पायरुविक एसिड में, तो ये होता है क्या चीज, ग्लाइकोलाइसिस, समझ गए। फिर इसके बाद ये पायरुविक एसिड चला जाएगा कहाँ पे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, और उसके बाद जब ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कहलाता है, मीन साइटोप्लाज्म, ठीक है।
तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, पायरुविक एसिड यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे जाने के बाद, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बाद में बताऊंगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसमें पायरुविक एसिड जो है, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है CO2 में, ये कन्वर्ट होता है H2O में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि बेटा पायरुविक एसिड जो है ब्रेक हुआ कंप्लीटली कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लूकोज जैसे बना था, किससे बना था? CO2 और H2O से बना था। तो CO2 और H2O कहां पर रिलीज हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ज्यादा एनर्जी कहां बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पावर। आज आपको समझाऊंगा इसका मतलब, अब तक रट रहे थे आप, जानते थे आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं मालूम था क्या? नहीं। आज आपको समझ में आया होगा। और बहुत सारी चीजें बेटा, जैसे जैसे स्टेप्स हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगी सारी चीजें कि इसका मीनिंग क्या था, और ये जो हम पढ़ रहे थे उसका मतलब क्या था। ठीक है? तो ये प्रोसेस यहाँ पे इस तरह से होती है। तो पायरुविक एसिड जब ब्रेक होता है CO2 और H2O में, और कंप्लीट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है? तो ये प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बताया। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड वैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। यदि आप लोग नोट कर रहे होंगे या स्क्रीनशॉट जो भी ले रहा है, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन जरूरी नहीं है। पायरुविक एसिड का CO2 और H2 में कन्वर्सन जो होता है, ये भी सिंगल स्टेप्स मैकेनिज्म नहीं है बेटा, एक साइकिल होती है। और उस साइकिल को एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर्ड किए हैं, उनका नाम है हैंस क्रेब, इसलिए उसे क्रेब साइकिल कहते हैं। पेज पलटो, 2 पेज आगे जाके देखो, एनसीईआरटी में दिख रहा है क्या? बाकी लोग बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट, आप भी एनसीईआरटी लेके बैठो, 2 पेज आगे बढ़ के देखो। नेक्स्ट 2 पेज TCA एक साइकिल दिख रही होंगी आपको। नेक्स्ट पेज बेटा, अगेन नेक्स्ट पेज, साइकिल बनी हुई है। पेज नंबर बताओ? 232। 232 पे देख लो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी देख लो। वहां पे TCA साइकिल लिखा होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल लिखा होगा, या क्रेब साइकिल लिखा होगा। ठीक है? साइट्रिक एसिड साइकिल लिखा हुआ है। तो बेटा इसके 4 नाम है। क्या क्या है? TCA बोलते हैं इसे। TCA का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको साइट्रिक एसिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है? तो इसलिए उसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया है, उनका नाम है हैंस क्रेब, इसलिए इसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, सर आप इतने जल्दी जल्दी इतना सारा बता दे रहे हैं, हम क्या लिखे और क्या समझे और क्या याद रखें? टेंशन ना लो, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज लिखा के भी दूंगा। ये जैसा ये पढ़ा है ना मैंने, समझा ना? ये जो चीज मैंने ओरली बोल दिया सुन लो, अभी सिर्फ सुन लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आपको सिर्फ नेम याद होने वाले, सेकंड टाइम पे आप उसके फंक्शंस याद कर पाओगे। नाम याद रहेंगे तभी काम याद होगा बेटा। तो अभी जो मैं नए नए कीवर्ड जो यूज कर रहा हूँ ना, जितना बोर्ड पे लिखा दिया उतना फोकस करो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने इतने जल्दी जल्दी इतना बता दिए, कि बाद में ऐसा फील होगा, अरे यार सर तो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है? टेंशन नहीं लेना, कुछ प्रॉब्लम है डायरेक्ट बोल देना, सर वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, या सर वो फिर से बता दो। ठीक है? जो चीज मैंने वर्बली बता दिया, हो सकता है फास्ट है, बट वो इसलिए मैंने फास्ट बताया क्योंकि आगे चल के वो मैं सारा पोर्शन आपको यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? बट जितना आपको बोर्ड पे दिया वो चीज आपकी राइटिंग के लिए है, वो चीज आपको याद करने वाला है। ठीक है? कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो मैं खुद बोल दूंगा, बेटा ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो बोर्ड पे जो नहीं समझा रहा हूँ वो आप नोट कर लो, वो मैं खुद से बता दूंगा, वो चीज आप नोट कर लो। समझे? तो यहाँ पे बेटा जो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म है, नॉट ओनली सिंगल स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है TCA, मैं TCA बोल रहा हूँ। ठीक है? साइट्रिक एसिड जो दिया आपका। उसके बाद एक और देखो, एक डायग्राम दिख रहा है, ATC या ATS लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मिल गया? तो ये 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म जब होगा ना, तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा। समझे? और उसको तोड़ने के बाद वहां से ATP निकलेंगी, और फिर इस तरह से हम डांस कर पाएंगे। इतनी देर से यही तो हो रहा है ना यहाँ पर। ओके? तो ये जो बॉडी मूवमेंट है, ये इस ATP की वजह से हो रहा है। तो ये कैसे होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज आपको समझ में आ गए होंगे चैप्टर में क्या है। तो इतनी देर से हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। समझे?
तो ये होता है बेटा कंसेप्ट क्लियरिटी, कि हमको पढ़ना क्या है वो मालूम चल जाए ना, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, फिर कल से हम लोग इस चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज पढ़ेंगे। और सारा चैप्टर होने के बाद फिर फोकस होगा एक पीपीटी स्लाइड, जिसमें आप लोगों को पिक्चर्स भी रहेंगी, और वही एनसीईआरटी स्टेटमेंट का टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे स्लाइड भी रहेगा, और वो एक एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन रहेगा, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी आने वाला है ना, ये कंसेप्ट थोड़ी आएंगे, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए कंसेप्ट जरूरी है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर एनसीईआरटी को रट लेंगे, तो क्या नीट क्लियर, ये तो करना है। जहां चीजें याद नहीं रहेंगी वहां पे एलजीटीवी याद कर लेंगे, मतलब ट्रिक। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर टीवी याद रखना है क्या? हाँ, तो वहां पे हम लोग ट्रिक्स याद कर लेंगे, तो ट्रिक्स की हेल्प से सारी चीज याद हो जाएगी। तो आज आपका काम क्या है बेटा? आज आपका काम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए की जो साइकिल है उसके नाम याद कर लो, फिर किसके बाद क्या आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। आपका काम है उसको रट लो, क्योंकि वही कर सकते हो आप। रटने का काम आपका, समझाने का काम मेरा। एटलीस्ट नेम्स आपको याद रहेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो, मजा आया ना पढ़ने में आज? अच्छा लगा? तो इस वे से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हाँ, ये रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, ठीक है? देखो बेटा, हम लोग देख रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज जो है, क्या चीज? ग्लूकोज, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज मीन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे फोटो, यदि प्लांट में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट से जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगी। क्योंकि देखो ग्लूकोज में यहाँ पे, मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए बेटा, ऑक्सीजन हमको यहाँ चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज जब कंप्लीटली ब्रेक होता है, तब एटीपी, एनएडीएच, CO2 और H2O रिलीज होते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम इसको NADPH समझते हैं, और रेस्पिरेशन में हम इसे NADH समझते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना कहाँ का कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा प्रोडक्ट है। इसलिए साइंटिस्ट ने उसका टर्म थोड़ा सा चेंज कर दिया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये प्रोसेस बेटा, पहले तो ग्लाइकोलाइसिस होगा जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। फिर ये पायरुविक एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। डायरेक्ट पायरुविक एसिड नहीं जाता बेटा, ये पहले पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल को ए में। अब वो अभी मैं बस समझा देता तो आपको कंफ्यूजन हो जाता था, वो स्टेप्स नहीं बताया। डायरेक्ट पायरुविक एसिड नहीं आता है, पायरुविक एसिड का कन्वर्सन होता है एसिटिल को ए में। फिर ये जो एसिटिल को ए है ये पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? पायरुविक एसिड का कन्वर्सन होता है, और यहाँ पे कुछ अमाउंट में एटीपी और मैक्सिमम अमाउंट में एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा। फिर ये जो एनएडीएच है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे जाते हैं, जिसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, वो अभी नहीं समझाया मैंने, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, वहां पे जो एनएडीएच बने उसका मूवमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, और वो जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर। तो उस इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जो होते हैं ना, ये स्प्लिट होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से मैक्सिमम अमाउंट में फाइनली लास्ट में एटीपी ही बनता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हम इसका यूज नहीं कर सकते, और हमारे बॉडी में जो एनर्जी जो यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए वो एटीपी चाहिए बेटा हमें। एटीपी बन गया, एटीपी बन गया, एटीपी बन गया, जब चाहिए तो एटीपी टूटेगा, फिर ये इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। ये जो मूवमेंट है अपने आप नहीं हो रहा बेटा, तो जब एटीपी ब्रेक हो रहा है ना, तो ब्रेक होने के बाद ये हैंड्स को ऐसा उठा के ऐसा एनर्जी, मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी मिल रही है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इधर कुछ हुआ ना, तभी तो इधर हाथ गया ऐसा, समझे? अभी ये जो मैं मूवमेंट जो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक के जितना भी मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के एनर्जी बनाना पड़ेगा एटीपी में, फिर उस एटीपी को तोड़ना पड़ेगा, फिर वो एटीपी से वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तब मैं इस तरह से मूवमेंट कर पा रहा हूँ। ऐसा एक्चुअली प्रोसेस होता है, समझे? तो ऐसी प्रोसेस बेटा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट हो या एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, सभी में हो रहा है, समझे बेटा? तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज का। रेस्पिरेशन हमने देखे, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे, कल से फाइनली इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट उसके लिए आज का लेक्चर बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि इंट्रोडक्शन, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है? ये क्लास का इंट्रोडक्शन नहीं है, हर चैप्टर की शुरुआत में आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा पहला, और लास्ट में कंसेप्ट लेक्चर, जो कंप्लीट चैप्टर जो हमने पढ़े
तो सारे चैप्टर में हमने क्या क्या सीख लिया उसका लास्ट में आपका एक कंक्लूजन लेक्चर होगा। ऑनलाइन में क्या होता था, रिकॉर्डिंग रहती है, अभी भी है रिकॉर्डिंग, ठीक है, बट क्या है वो सारी चीजों को हम एक स्पीड अप में हम देखते थे, बट अभी यहाँ पे क्या है, हर चीज को हमारे पास स्पेस भी है, बोर्ड भी है और सारी चीजें हैं, तो हम उसको उस तरह से उस वे पे हम देख पाएंगे अभी, तो आपको सारी चीजें मजा आएगा। और यही चीज बेटा जो भी लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पहले की क्लास और अभी की क्लास में बहुत सारा आपको इंप्रूवमेंट भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉडी लैंग्वेज और हर चीज, ठीक है, आपको ये फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, आपको लगेगा, लेकिन कोशिश करो जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन से ऑफलाइन में आ सकते हो, आपकी प्रेजेंस, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे मुझे भी ऑब्जर्वेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रैक चेंज होते हैं बेटा, ठीक है, ऑनलाइन में आपने कभी कुछ अलग अलग स्टेटमेंट जोक्स मोटिवेशन ये कुछ नहीं देखे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ नीड हुआ तो आपके आपको यहाँ फोकस कराने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए ना, वो जरूरी है, ठीक है, तो वो चीज होते रहेगी, ठीक है, मिले फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय। इस पे क्वेश्चंस देखो बेटा, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो कितना एटीपी बनता है, ये है, और कहाँ कहाँ से बनता है, तो ये जब हम पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। दोनों भी है एनर्जी, इस दोनों की जरूरत, दोनों मिलके बेटा ग्लूकोज बनाएंगे, किसी एक से ग्लूकोज नहीं बनेगा, दोनों का नीड रहेगा। अच्छा, क्यों, नहीं ह्यूमन में भी दोनों फॉर्म में बेटा, बट हम जो यूज कर रहे हैं एटीपी और एटीपी, अब थोड़ा हायर लेवल पे पहुंचे ना तो हमको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ऐसा है, दोनों में दोनों चाहिए, बट फाइनली जो मूवमेंट जो प्लांट भी कर रहा है ना, तो प्लांट को भी एटीपी चाहिए, और ह्यूमन भी जो मूवमेंट कर रहा है तो उसके लिए उसको एटीपी चाहिए, बट फॉर्मेशन के लिए सपोर्टिंग पे एनएडीएच, क्योंकि तीन एन एक एनएडीएच तीन एटीपी बनाता है, तो अल्टीमेटली है वो एटीपी ही, समझे, 3 NADH 1 ATP फॉर्म करता है, ऐसा है, समझ गए, ओके, और किसी का कुछ डाउट है बेटा, चलो बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।